आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर साइंस में सबसे लास्ट चैप्टर का नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट। चूँकि ये हमारे साइंस का सबसे लास्ट चैप्टर है तो बहुत चैप्टर सिंपल भी है और बहुत ही ज़्यादा छोटा भी है, तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि 2-3 क्लास में ही इसको ख़त्म कर दिया जाए, है ना। चूँकि ये हमारे क्लास 6 का जो साइंस है हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से अलग अलग प्रकार के चैप्टर्स को डिस्कस किया है। बहुत सारे चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसी तरीके से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने इस चैप्टर को आज ख़त्म करेंगे। यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होगा और पूरा का पूरा इसके साथ आपका साइंस का बुक भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर बहुत ही सिंपल है और बहुत छोटा है। चैप्टर का नाम भी बड़ा सिंपल है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले किसके बारे में? गार्बेज के बारे में। और गार्बेज का मतलब क्या होता है? कचरा, है ना। कचरा के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि आखिर कचरा कैसे फैलाया जाता है, कचरे के वजह से किस किस प्रकार का समस्या होता है, कचरे से कैसे हम लोग निपटारा पाएंगे, है ना। और कचरे को अलग अलग जगहों पर यदि हम लोग जहाँ मन तहाँ फेंक देते हैं तो उससे क्या हानि होता है, किस प्रकार का समस्या होता है, किस प्रकार का बीमारी होता है, जानवरों का उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो कहने का मतलब कचरा से जुड़ा हुआ सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर बहुत ही सिंपल है। सबसे फर्स्ट टॉपिक है डीलिंग विथ गार्बेज। डीलिंग विथ गार्बेज का मतलब हुआ कि कचरों के साथ आप किस तरीके से क्या करोगे, कचरे को कैसे मैनेज करोगे, कचरे को कैसे फेंकोगे, है ना, कचरे को कैसे कम से कम फैलाओगे। डीलिंग विथ गार्बेज का मतलब हुआ कि गार्बेज से आप थोड़ा डील करो। डील करने का मतलब हुआ कि गार्बेज के बारे में देखो कि आखिर गार्बेज होता क्या है, किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है, किस तरीके से गार्बेज से इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है, उन्हीं के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लैंड फिल के बारे में। आखिर ये लैंड फिल क्या होता है इसके बारे में पहले देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो है वो है डेफिनेशन ऑफ लैंड फिल। लैंड फिल मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखो, सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लेइंग ओपन एरिया इज कॉल्ड अ लैंड फिल। लैंड फिल का मतलब हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ना हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सुबह सुबह हमारे घरों के पास कचरा वाला गाड़ी आता है ना, हम लोग उसमें कचरा डालते हैं और वो कचरा वाला गाड़ी जाके कहाँ पे कचरा फेंकता होगा? शहर के बाहर एक खुला इलाका होगा और वो थोड़ा सा गड्ढे टाइप वाला इलाका होगा, उसमें जाके वो लोग पूरा फेंक देते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं लैंड फिल। तो लैंड फिल का मतलब क्या समझेंगे आप लोग? लैंड फिल का मतलब हुआ शहर का वो सारा का सारा कचरा जहां पे जाके एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है, उसी जगह को हम लोग कहते हैं लैंड फिल। और इस जगह को कभी आप जाके देखोगे ना, वहां पे पहाड़ बने होते हैं कचड़ों का, मतलब कचरे का पहाड़ बना हुआ होता है, बहुत बड़े बड़े पहाड़। क्यों बन गया कचरे का? क्योंकि कचरा पूरे शहर से डेली निकल रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग पटना में रह रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि कचरा वाला गाड़ी क्या केवल हमारे ही मोहल्ले में आता है? नहीं, पूरे पटना में घूमता है। तो सोचो, जब पूरे पटना का कचरा डेली निकलेगा बाहर तो कितना ज़्यादा कचरा डेली इकट्ठा होता होगा, बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा होता होगा। तो जब हम लोग सारे कचरे को एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर देते हैं शहर से बाहर एक खुले इलाका में, उसी जगह को हम लोग क्या कह देंगे? लैंड फिल कह देंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कचरे को हमेशा शहर के बाहर क्यों फेंका जाता है, शहर के अंदर क्यों नहीं? बिल्कुल, शहर के अंदर आप फेंकोगे तो बदबू आएगा, और शहर में जो घर हैं बहुत ही सटा सटा होता है तो जल्दी बदबू फैलेगा, है ना, और बहुत ही घुटन तरीके से होने लगेगा। इसलिए हम लोग कचरे को शहर से बाहर जाके किसी खुले इलाका में फेंक देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपसे आप कोई पूछे कि बताओ लैंड फिल क्या होता है, तो सिंपल से बताइए, लैंड फिल का मतलब होता है वो इलाका जिस इलाका में शहर का सारा कचरा जाके वहां पे डाल दिया जाता है, उसी जगह को हम लोग कहते हैं लैंड फिल। और वहां पे आप कभी जाओगे देखोगे ना, हालांकि पहली बात तो बदबू बहुत आएगा, दूसरी बात वहां पे बड़े बड़े पहाड़ बने होंगे, किस चीज का? कचरे का। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड। और वहां पे कचरा फेंकने के बाद जिस कचरे का दोबारा इस्तेमाल हो सकता है उसको अलग किया जाता है, और जिस कचरे का इस्तेमाल दोबारा नहीं हो सकता है उसको भी अलग किया जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि लोग कचरे के साथ
अपने घर के कुछ ऐसे चीज़ों को फेंक देते हैं जो कि इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जैसे अपने घर के कचरों के साथ लोग कई बार लोहा फेंक देते हैं, छोटा मोटा, है ना, कहीं का लोहा टूटा, मतलब आयरन टूटा, उसको भी फेंक दिए। कई बार कोई बर्तन खराब हुआ, कोई बर्तन फट गया या फिर टूट गया स्टील का, उसको फेंक दिए। इस प्रकार का भी होता है। तो कचरा का जहाँ पे ढेर लगा रहता है वहाँ पे कचरे को अलग किया जाता है। जिस कचरे का दोबारा इस्तेमाल हो सकता है उसको अलग किया जाता है, और जिसका इस्तेमाल नहीं हो सकता उसको भी अलग किया जाता है। तो कहीं भी आप जाके देखोगे जहाँ पे कचरे का ढेर रहता है, मतलब जहाँ पे लैंडफिल होता है, वहाँ पे आप जाके देखेंगे ना तो एक बहुत बड़ा जेसीबी लगा रहता है, और जेसीबी के आगे जहाँ पे उसका कोरने वाला हिस्सा रहता है वो अलग प्रकार का जेसीबी होता है। वहाँ पे ना चुंबक लगा रहता है। वो चुंबक से क्या करता है, पूरे कचरे को टटोलता है, इधर से उधर करता है, और जो चीज़ उसमें सटने लायक होता है वो उसमें सट जाता है, फिर जाके उस पूरे लोहे को अलग कर लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ा जेसीबी वहाँ पे खड़ा रहता है, जहाँ पे कचरे का ढेर होता है, वहाँ पे जेसीबी में लगा रहता है एक चुंबक, ठीक है, और उस चुंबक को कचरे के ऊपर पूरी तरीके से उसके ऊपर उसको पूरा एरिया कवर किया जाता है। मतलब जहाँ पे कचरा रखा हुआ उसके ऊपर से क्या वो लोग पास करते रहते हैं, बार बार चुंबक ऊपर से लहराते रहते हैं, और जो चीज़ चिपकने वाला होता है वो चुंबक में चिपक जाता है, वो अलग हो गया। तो बताओ कचरे के साथ जो वैल्यूएबल चीज़ था क्या वो अलग हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल अलग हो गया। तो इस तरीके से वहाँ पे ये काम भी चलता है। तो जो कचरा काम के लायक होता है उसको अलग कर लेता है, जो काम के लायक नहीं होता उसको भी अलग कर लेता है। ठीक है, आगे। Thus the garbage has both useful and non-useful components। तो इस यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कचरे में दोनों प्रकार का चीज़ होता है, यूजफुल भी और नॉन यूजफुल भी। यूजफुल का मतलब हुआ जिसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं, और नॉन यूजफुल का मतलब हुआ जिसका कोई आप वैल्यू नहीं है, उसको आप फेंक दो ही ठीक रहेगा। ठीक है, तो कचरे में दोनों प्रकार का चीज़ देखने को मिलता है। द नॉन यूजफुल कंपोनेंट सेपरेटेड आउट, इट इज देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ सॉइल। जो यूजफुल चीज़ होता है जैसे आयरन, बर्तन वगैरह जो फेंक देते हैं लोग, उसको अलग निकाल दिया बाहर। अब जो बचा वो क्या बचा? नॉन यूजफुल चीज़ बचा। तो नॉन यूजफुल चीज़ जो है उसको गड्ढे में पूरा का पूरा फैला दिया जाएगा, और उस गड्ढे के ऊपर कचरा फैला के उसके ऊपर बालू मिट्टी जो भी है उसके ऊपर पूरा भर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, पूरा कचरा हमारा जमीन के नीचे चला गया। समझ में आ रही है बात? चलिए, इस तरीके से गार्बेज के साथ हम लोग डील करते हैं। आगे बढ़ते हैं। Once the landfill is completely full, it is usually converted into a park or a playground। अब देखो होता क्या है ना, जनरली लैंडफिल कहाँ पे बनाया जाता है? वैसे इलाका में जो इलाका थोड़ा सा गड्ढा वाला होता है, मतलब जो इलाका शहर से बाहर में है और थोड़ा सा गड्ढे टाइप का है, उस वाले इलाके में ही कचरे को जाकर डाला जाता है। कचरे को वहाँ पर डालने के बाद यूजफुल चीज़ अलग और नॉन यूजफुल चीज़ अलग कर लिया जाता है। तो जो नॉन यूजफुल चीज़ है उसको उसी गड्ढे में रख देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डाल देने के बाद उस लैंडफिल वाले इलाके को जिसमें हमने कचरे को डाल दिया और उसके ऊपर हमने मिट्टी से उसको ढक दिया, उस इलाका को बाद में या तो प्लेग्राउंड या फिर पार्क में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो तो लेकिन शहर से बाहर होगा। हाँ, तो क्या दिक्कत है? शहर के बाहर पार्क नहीं होता है क्या? शहर के बाहर क्या ग्राउंड नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। समझ में आ रही है बात? तो जो इलाका, मतलब जो जगह पहले किसी काम के लायक नहीं था, उसमें कचरा भर के उसको प्लेन किया गया, और वहाँ पर क्या बनेगा? या तो प्लेग्राउंड बनेगा या फिर पार्क बनेगा। समझ में आ रही है बात? तो बताओ क्या जगह का इस्तेमाल सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो इस तरीके से जगह का इस्तेमाल किया जाता है कचरे का इस्तेमाल करके। ठीक है, देखो उस जगह पे आप क्या, मान लो उस जगह पे यदि आपको पार्क बनाना होता तो आप क्या करते? उसको प्लेन करते मिट्टी भर के या फिर बालू भर के। तो क्यों ना कचरे भर के कर दिया जाए, है कि नहीं? हमारा कचरा भी इस्तेमाल हो गया और मिट्टी भी वहाँ पे नहीं लाना पड़ा, मेहनत भी हम लोग को बच गया। क्या मेहनत करना पड़ा उतना? नहीं, सिंपल सी बात। चले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है समझो। द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग इसका मतलब क्या हुआ समझिए। कई बार क्या होता है ना, जब हम लोग कचरे को जमीन के नीचे गाड़ देते हैं तो वो कचरा ना एक तरीके से सड़ जाता है, गल जाता है, पूरी तरीके से मिट्टी का रूप ले लेता है, और वो जो मिट्टी का रूप लिया ना उसको हम लोग बोलते हैं मैन्योर, और वो एक तरीके से खाद का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताते हैं, जैसे सपोज करो आपके घर से कचरा निकला, किस चीज़ का? आलू का छिलका, प्याज का छिलका, ठीक है, उसके बाद खीरा का छिलका, ओके, उसके बाद फिर आपके पेड़ का पत्ता, पेड़ का टहनी, है ना, ये सब चीज़ आपके घर से कचरा निकला।
और अपने कचरे वाले को ये चीज़ दे दिया। उन्होंने क्या किया, उसको वहाँ पे जाके इकट्ठा किया लैंडफिल वाले इलाका में, उसको ज़मीन में जाके गाड़ दिया। तो ये सब ऐसे चीज़ होते हैं जो कि ज़मीन के नीचे जाके क्या हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, मिट्टी का रूप ले लेता है। जो मिट्टी का रूप लिया ना उसको हम लोग कहते हैं मैन्योर, और ये एक खाद का भी काम करता है। समझ में आ रही है बात। तो कंपोस्टिंग का मतलब क्या समझेंगे आप लोग, कंपोस्टिंग का मतलब हुआ कचरे को सड़ा देना, गला देना, जमीन के नीचे खोद के उसको, जैसे देखो आप ना जमीन को खोद के उसके नीचे कचरा डाल दोगे ना, सड़ने वाला गलने वाला कचरा, वो ऑटोमेटिकली सड़ गल जाएगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग। तो यदि आपसे आप कोई बोले कि बताओ कंपोस्टिंग क्या है, तो आप बताइएगा कि कंपोस्टिंग बेसिकली क्या है, जब हम लोग ऐसे कचरे जो कि सड़ सकता है, गल सकता है। अच्छा, क्या प्लास्टिक सड़ सकता है, गल सकता है? नहीं, उसको सड़ने गलने में लाखों लाख साल लगते हैं, तो वो चीज़ नहीं। जैसे कद्दू का छिलका, प्याज का छिलका, आलू का छिलका, खीरा का छिलका, फिर से पेड़ का पत्ता, टहनी ये सब ऐसा कचरा है जिसको जमीन के नीचे यदि गाड़ दिया जाए तो वो सड़ के गल के खाद का रूप ले लेता है, मतलब फर्टिलाइजर बन जाता है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग। समझ में आ गया बात, कोई डाउट इसमें? चलिए, इन सम सिटीज एंड टाउन्स म्युनिसिपैलिटीज प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन्स फॉर कलेक्टिंग 2 काइंड्स ऑफ गार्बेज। हाँ, बिल्कुल ही सही बात है। बहुत सारे शहरों में, लगभग हर शहरों में आप ये देखते होंगे कि जो कचरा वाला जो गाड़ी आता है उसमें 2 डस्टबिन रहता है कि नहीं? एक डस्टबिन उसमें रहता है ब्लू कलर का और एक होता है ग्रीन कलर का। समझ में आ रही है बात? ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का डस्टबिन इसलिए बनाया जाता है ताकि आप एक डस्टबिन में वैसे सामान डालो जो सामान सड़ सकता है, गल सकता है, जो बाद में जमीन में यदि गाड़ दिया जाए तो किसका रूप ले सके, खाद का रूप ले सके। ऐसा कचरा अलग डस्टबिन में डालना होता है। और जैसे प्लास्टिक हो गया, शीशा हो गया, ये सब अलग डस्टबिन में डाला जाएगा। समझ में आ रही है बात? वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि जनरली शहर में म्युनिसिपैलिटी मतलब नगर निगम वाले 2 प्रकार के कचरे का डिब्बा आप लोग को हमेशा देते हैं, है ना, जिसमें कि एक होगा ब्लू कलर का और एक होगा ग्रीन कलर का। आगे बढ़ते हैं, और दोनों डब्बे का अपना अलग अलग यूज है, ठीक है। जैसे यूजुअली वन इज कलर्ड ब्लू एंड द अदर ग्रीन। तो 2 कचरे का डब्बा यदि आपको नगर निगम वाला देता है कचरा फेंकने के लिए, तो उसमें एक ब्लू कलर का होता है डब्बा और एक ग्रीन कलर का होता है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे। द ब्लू बिन इज फॉर मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन सच एज प्लास्टिक, मेटल्स एंड ग्लास। चलिए अब आप ये समझो, ब्लू में आप क्या डालोगे? ब्लू डस्टबिन में, ब्लू डस्टबिन में ऐसा कचरा डालिए जिसका इस्तेमाल दोबारा हो सकता है। जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल क्या दोबारा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फिर से मेटल का, मेटल मतलब लोहा, स्टील, कॉपर, ये सब। उसके बाद ग्लास। तो ये सब ऐसा चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम लोग दोबारा कर सकते हैं, मतलब ये सब यूजफुल चीज़ है, यूजफुल है। तो इसको किस में डाल दो? ब्लू वाले डस्टबिन में डाल दो। और जो ग्रीन डब्बा है, जो कि ग्रीन डस्टबिन है, द ग्रीन बिन्स आर फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट और एनिमल वेस्ट। तो जो ग्रीन वाला है उसमें ऐसे सामान को डालो जो कि सड़ सकता है, गल सकता है, जैसे नॉन यूजफुल, जैसे घर का कचरा, कचरे के रूप में सब्जी का छिलका हो गया, फल का छिलका हो गया, पेड़ का पत्ता हो गया, पेड़ का टहनी हो गया, या फिर जानवर का कोई वेस्ट हो गया, गोबर वगैरह, ये सब आप ग्रीन वाले में डाल दो। समझ में आ रही है बात? हाँ, ये जब आप इसको ग्रीन में डालोगे तो इसका अलग इस्तेमाल किया जाएगा, इसको जमीन के नीचे गाड़ दिया जाएगा और वो किसका रूप लेगा बताओ? मैन्योर का रूप लेगा। मैन्योर मतलब खाद बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो हमेशा कचरे का डब्बा आपको 2 इस्तेमाल करना है, एक ब्लू और एक ग्रीन। ब्लू में डालना है यूजफुल चीजें, यूजफुल चीजें मतलब जिसको इस्तेमाल दोबारा किया जा सकता है, जैसे ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, ये सब ब्लू में। और ग्रीन में आपको डालना है नॉन यूजफुल चीज जिसको इस्तेमाल हम लोग दोबारा कर ही नहीं सकते। जैसे आपने घर का आलू का छिलका फेंका, क्या उसका आप दोबारा इस्तेमाल करोगे? क्या कर लोगे इस्तेमाल करके भाई? तो वो सब नॉन यूजफुल चीज है। लेकिन हाँ, वो नॉन यूजफुल तो है, लेकिन यदि उन सब चीजों को जमीन के नीचे गाड़ दिया जाए तो वही रूप ले लेता है किसका? मैन्योर का, मतलब खाद का। जब उसको फिर खेत में आप छिटोगे ना तो बहुत अच्छा काम करेगा, उसमें प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा पहला वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। क्या कोई डाउट इसमें? समझ में आया? बड़ा सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगला टॉपिक हमारा होगा वर्मी कंपोस्टिंग। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर के अंदर वर्मी कंपोस्टिंग। पहले समझेंगे कि ये वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे।
तो पहले वाले पॉइंट में वर्मी कंपोस्टिंग का डेफिनेशन ही लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं, तो फिर ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, समझने में आसानी होगा। वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब, पहले मतलब समझ लो क्या होता है। देखो, द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब हुआ कंपोस्ट को बनाना। अब सवाल है कि सर ये कंपोस्ट क्या होता है? देखो ध्यान से सुनो पहले। कंपोस्ट का मतलब हुआ, आप क्या करो, जो कचरा सड़ सकता है, गल सकता है, उसको जमीन में पहले गाड़ दो, ठीक है। जमीन में गाड़ने के बाद 3-4 महीने उसको आराम से छोड़ दो वैसे ही, ठीक है। उसके बाद जब आप उसको बाहर निकालोगे तो वो बन चुका होगा एक खाद, यानी कि मैन्योर। तो ये जो प्रोसेस हमारा कहलाया पूरा का पूरा, इसी को हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग। क्या बोलेंगे? नहीं, पहले कंपोस्टिंग। समझ में आ रही है बात? फिर से बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। ऐसा कचरा लो, ऐसा कचरा मतलब जैसे घर का सब्जी का छिलका, फल का छिलका, पेड़ का टहनी, पत्ता, ये सब लो, उसको जमीन के नीचे गाड़ दो। गाड़ देने के बाद 3-4 महीने उसको चुपचाप छोड़ दो। छोड़ देने के बाद आप 3-4 महीने के बाद जब उसको खोदोगे तो पता चलेगा कि जो चीज़ हमने जमीन के नीचे गाड़ा था वो किसका रूप ले चुका है? एक खाद का रूप ले चुका है, और उस खाद को हम लोग बोलते हैं मैन्योर। समझ आ रही है बात? और ये जो आपने सारा काम किया, इसी प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं क्या? कंपोस्टिंग। क्या बोलेंगे? कंपोस्टिंग बोलेंगे। लेकिन यदि आप उस जमीन के नीचे जो आपने कचरा डाला है, यदि उसमें आप कुछ रेड वॉर्म भी डाल देते हैं, रेड वॉर्म मतलब वो केचुआ जो बरसात के समय में निकलता है ना, लंबा लंबा, यदि वो डाल देते हैं तो अब ये हमारा कंपोस्टिंग ना कहला के आप क्या कहलाएगा? वर्मी कंपोस्टिंग। दोनों में डिफरेंस है, बता रहे हैं भाई, पहले सुनो तो। एक ही बार में कैसे सबको जान लोगे? लाइन बाय लाइन चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहला बात इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि यदि जमीन के नीचे आप केवल वैसे कचरे डाल देते हो जो कि सड़ सकता है, गल सकता है, एग्जाम्पल घर का छिलका, जैसे सब्जी का छिलका, आलू का छिलका, पेड़ का टहनी, पेड़ का पत्ता, ये सब यदि हम लोग जमीन के नीचे गाड़ देते हैं और उसको 3-4 महीने छोड़ देते हैं, तो 3-4 महीने के बाद जब आप उसको निकालोगे तो वो बन चुका होगा खाद, यानी कि मैन्योर, ठीक है। वो हमारा प्रोसेस कहलाएगा कंपोस्टिंग। लेकिन यदि अपने कचरे के साथ आप कुछ रेड वॉर्म भी डाल देते हो उसके साथ, मतलब कि केचुआ डाल देते हो, तो ये हमारा कहला जाएगा वर्मी कंपोस्टिंग। अब सवाल ये है कि सर ये रेड वॉर्म क्या करता है कचरे के साथ? सब पता चलेगा। एक्चुअली ये रेड वॉर्म कचरे को सड़ने में, गलने में, उसको खाद के रूप में कन्वर्ट करने में मदद करता है। कौन? रेड वॉर्म। समझ आया? अब मतलब यदि आप कचरे के साथ रेड वॉर्म डाल देते हैं और उसको जमीन के नीचे गाड़ देते हैं, 3-4 महीने के बाद आप देखोगे तो वो पूरा का पूरा मिट्टी का रूप ले चुका होगा। वो एक्चुअली मिट्टी नहीं है, अब वो आपका एक खाद है। समझ में आ रही है बात? तो अब सवाल है कि सर वो कचरे के साथ ये रेड वॉर्म क्या कर रहा है? रेड वॉर्म एक्चुअली आपके कचरे को बहुत तेजी से, फास्ट तरीके से खाद के रूप में कन्वर्ट कर देता है, उसको ब्रेक करने का काम करता है। कचरे को ब्रेक करने का काम रेड वॉर्म करता है। आगे, रेड वॉर्म्स डू नॉट हैव टीथ। रेड वॉर्म के पास किसी प्रकार का दांत नहीं होता है। फिर आपके मन में सवाल आया होगा कि सर जब दांत है ही नहीं तो कचरे को वो ब्रेक कैसे कर रहा है? इसका भी जवाब मिलेगा। तो पहला पॉइंट आपने क्या समझा इसमें कि रेड वॉर्म के पास किसी प्रकार का कोई दांत नहीं होता है। आगे, दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड जिजार्ड विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। रेड वॉर्म के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब इसके बॉडी का एक स्ट्रक्चर, आप जैसे बरसात के समय में देखोगे ना, इसके बॉडी का स्ट्रक्चर बड़ा अजीब होता है ना? उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं जिजार्ड। और उसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर ही इसके बॉडी का फूड को मिक्स करने में मदद करता है, मतलब कचरे को ब्रेक करने में मदद करता है उसका बॉडी। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि कचरे के साथ यदि रेड वॉर्म को डाल देते हो तो रेड वॉर्म आपके कचरे को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। क्या दांत से? नहीं, उसके पास तो दांत होता ही नहीं है, वो अपने बॉडी के स्ट्रक्चर से, मतलब बॉडी का जो उसका बनावट है, जो डिजाइन है, उसके वजह से ये कचरे को ब्रेक कर देता है। और ब्रेक इतना छोटा कर देता है कि वो पूरा मिट्टी का रूप ले लेता है। और वो क्या वो एक्चुअली मिट्टी है? नहीं, वो एक्चुअली आपका एक खाद का काम करता है, मैन्योर का काम करता है। आगे, पाउडर्ड एग सेल्स और सी सेल्स कुड बी मिक्स्ड विद द वेस्ट्स। दिस वुड हेल्प रेड वॉर्म्स इन ग्राइंडिंग द फूड।
अब यदि आप अपने कचरे के साथ यदि एग सेल का मतलब अंडा का जो छिलका होता है, यदि उसका पाउडर बना दिया जाए, मतलब अंडा का जो छिलका होता है जो हम लोग अंडा खाते हैं जनरली मार्केट में, तो वो अंडे का छिलका जो होता है उसका यदि पाउडर बना के उस कचरे के ऊपर छिड़क दिया जाए, फिर उसको मिट्टी से ढक दिया जाए, उसके बाद तो हमारा प्रोसेस मैन्योर बनने का और फास्ट हो जाएगा। पहला बात, आपने कचरे के साथ क्या डाला? रेड वर्म डाला। उसके बाद आपने और एक स्पेशल चीज इसके ऊपर से डाल दिया, अंडे का छिलके को पाउडर के रूप में कन्वर्ट करके, तो वो आपके वेस्ट मटेरियल को और जल्दी से ब्रेक करने में मदद करेगा। मतलब रेड वर्म उसको और तेजी से ब्रेक करेगा और अपने भोजन को वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेगा। भोजन को मिक्स करने का मतलब है कि वो पूरी तरीके से वेस्ट मटेरियल को, मतलब जो कचरा है उसको मिक्स कर देगा वो अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे। A red worm can eat food equal to its own weight in a day। सोचो कितना ये विचित्र बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक रेड वर्म एक दिन में उतना खाना खा सकता है जितना उसका खुद का वेट होता है। जैसे आप इसको ऐसे समझ लो, यदि आपका वेट 40 kg है तो आप 40 kg खाना खा सकते हो एक दिन में? नहीं खा सकते हो। लेकिन एक अर्थवर्म का जितना वेट होता है वो उतना एक दिन में भोजन भी खा सकता है। सोचो, बहुत विचित्र वाली बात है ना, लेकिन ये इतना इसका कैपेसिटी होता है और उतना वो खा भी लेता है। आगे, रेड वर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन अ वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड सराउंडिंग। रेड वर्म यानी कि वो केचवा जो कि बरसात में आपको दिखता है, ये रेड वर्म ना ही ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म वाले जगह में रह सकता है। मतलब इसको फिर कैसा माहौल चाहिए? बीच वाला, ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा वो जगह ठंडा होना चाहिए, थोड़ा बहुत दोनों का मिक्स रहेगा तो बढ़िया रहेगा। मतलब ये हुआ कि यदि ज़्यादा ठंडा वाला जगह में है तो ये वहाँ पे मर जाएगा, या फिर ज़्यादा गर्मी वाले जगह में भी है तो ये फिर भी मर जाएगा। तो इसको जो माहौल चाहिए रहने के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल चाहिए, मॉडरेट चाहिए। ठीक है, आगे। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम। मॉइस्चर का मतलब हुआ इसके आजू बाजू यदि नमी बना रहे, नमी मतलब पानी का मात्रा यदि थोड़ा बहुत रहे तो ये अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। इसीलिए आपने हमेशा देखा होगा ये कहाँ रहता है पता आपको? मिट्टी में। क्यों मिट्टी में रहता है बताओ? अच्छा, क्या आपने कभी सूखे मिट्टी में देखा है कि अर्थवर्म को, सॉरी रेड वर्म को? क्या आपने कभी भी सूखे मिट्टी में देखा है रेड वर्म को? नहीं, हमेशा आपने गीला मिट्टी में देखा होगा। क्यों? क्योंकि गीले मिट्टी के पास क्या होता है? मॉइस्चर होता है, मतलब पानी का मात्रा होता है उसके पास, नमी होता है, वो हल्का ठंडा भी होता है। क्या बहुत ठंडा होता है? नहीं, नॉर्मल ठंडा होता है। तो इतना ठंडा जो कि जो कि रेड वर्म के लिए ठीक होता है। तो रेड वर्म जनरली वहां पे आपको ज्यादातर पाया जाएगा जहां पे ना ही ज्यादा ठंडा हो ना ही ज्यादा गर्म हो, मॉडरेट क्लाइमेट हो वहां का। ठीक है, और अक्सर ये गीले मिट्टी में पाया जाता है क्योंकि वहां का टेम्परेचर ठीक रहता है, इसको जीने के लिए वहां का माहौल ठीक सूट करता है, इसीलिए अधिकतर ये गीला मिट्टी में दिखता है। ठीक है, चलिए टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक टॉपिक और कर लेते हैं हम लोग जो जिसमें एक ही पॉइंट है बस, उसके बाद हमारा ये अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले क्लास में। टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर ये हमारा टॉपिक है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा इस चीज को क्या लिखा हुआ है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मेक्स यूज ऑफ सेल्यूलोज ओवर एंड ओवर अगेन, यूजेज लेस वाटर एंड लेस इलेक्ट्रिसिटी, सेव्स ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन एंड कॉजेज लेस पॉल्यूशन। पहली बात तो आप ये समझो कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर होता क्या है। देखो, कई बार क्या हर साल हम लोग जब क्लास पास करते हैं तो बहुत सारे हमारे कॉपी जो है वो भर चुका होता है ना। फिर उस कॉपी को हम लोग कबाड़ी में बेच देते हैं। और सवाल है कि वो कबाड़ी वाला उस कॉपी के साथ क्या करता है? ऑलरेडी वो कॉपी भरा हुआ होता है। मतलब हम लोगों का जब कोई कॉपी किताब हमारे काम का नहीं रहता तो हम लोग उसको कबाड़ी में बेच देते हैं, है कि नहीं? कबाड़ी वाले के पास बेच देते हैं। वो कबाड़ी वाले बेच देता है फिर फैक्ट्री वाले को। वो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, हमारे सारे कॉपी किताब को पिघला के गला के दोबारा पेपर के रूप में उसको तैयार करते हैं दोबारा, और दोबारा उसी पेपर को जो हमने बेच दिया था उसी पेपर को दोबारा गला के पूरा पिघला के पूरा दोबारा फिर नया पेपर बनता है। फिर वही पेपर बन के मार्केट में आता है, दोबारा हम लोग उसको खरीदते हैं, फिर लिखते हैं, फिर बेचते हैं। समझ आ रही है बात? इससे क्या होता है पता है?
सबसे पहली बात, आपने पेपर का रिसाइकल किया, तो पहला बात आपने पेड़ को कटने से बचाया। बताओ, क्योंकि पेड़ से ही ना हमारा पेपर बनता है। तो आप यदि पेपर को रिसाइकल कर रहे हैं, मतलब कि पेपर को यदि आप सड़ा के गला के दोबारा पेपर बना दे रहे हैं बिना पेड़ काटे, फैक्ट्री में सब काम आप कर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने पेड़ को कटने से बचाया, पहला बात। दूसरा बात, यदि पेड़ को काट के पेपर बनाया जाता तो पानी भी लगता, पानी भी आपने बचाया, बिजली भी बचाया आपने, है कि नहीं। तो इतना सब चीज़ हम लोग बचा रहे हैं। साथ ही साथ आपने इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी नहीं होने दिया उतना ज़्यादा। तो जब हम लोग पेपर को रिसाइकल करते हैं, रिसाइकल का सिंपल सा मतलब हुआ, जो पेपर हमने कबाड़ी में बेच दिया वही पेपर दोबारा गला के फैक्ट्री में दोबारा उससे पेपर बनाया जाता है। और इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला बात तो पानी का इस्तेमाल कम होता है, दूसरा बात बिजली का इस्तेमाल कम होता है, हमारे पेड़ कम कटते हैं, और सबसे बड़ी बात पोल्यूशन बहुत कम होता है। क्योंकि यदि आप पेपर बनाने के लिए आप पेड़ को काटोगे तो ऑब्वियस ही बात है उसका भुगतना तो हम ही लोग को पड़ेगा। लेकिन आपने क्या पेड़ काटा? नहीं, आपने तो रिसाइकल कर दिया पेपर को। जो पेपर बेकार था दोबारा उसको गला के दोबारा हमने बना दिया पेपर, तो पेड़ कटने से बच गया, हमारा बिजली बर्बाद होने से बच गया, पानी बर्बाद होने से बच गया, हमारा पोल्यूशन भी नहीं हुआ, तो बहुत कुछ हम लोगों ने बचा लिया। यही था हमारा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिक्स, बून और कर्स। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे अपने लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है प्लास्टिक्स, बून और कर्स। बून का मतलब होता है अच्छा, बेहतरीन, है ना, और कर्स का मतलब होता है खराब, मतलब बेकार। तो बताइए, प्लास्टिक हमारे लिए एक अच्छा चीज़ है या एक खराब चीज़ है? बिल्कुल, वही हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है प्लास्टिक, बून और कर्स, यानी कि अच्छा है या बुरा है, इसी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आखिर प्लास्टिक बुरा है या अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे इसको। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड बट नॉट ऑल ऑफ देम। कुछ प्रकार के प्लास्टिक हमारे होते हैं जो कि रिसाइकल हो जाता है, मतलब कि उसको दोबारा आप गला के पिघला के दोबारा प्लास्टिक बना सकते हैं, लेकिन हर प्लास्टिक के पास ये खूबी नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ ही प्लास्टिक हमारे मार्केट में ऐसे होते हैं जिनको आप रिसाइकल कर सकते हैं पेपर के द्वारा, मतलब पेपर के जैसा, जैसे हम लोग पेपर को करना सीखे थे ना पिछले क्लास में, उसी तरीके से आप प्लास्टिक को भी रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन क्या हर प्लास्टिक को आप रिसाइकल कर पाओगे? नहीं, कुछ कुछ प्लास्टिक को हम लोग केवल रिसाइकल कर पाते हैं। The use of plastics in itself might not create so much of problem. Problem arise when we use plastics excessively or ignorant about ways of disposing their waste. देखो, प्लास्टिक को इस्तेमाल करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन प्लास्टिक का इस्तेमाल गलत तरीके से करना ये गलत है। नहीं समझे बात को? जैसे मान लीजिए आप प्लास्टिक लेके मार्केट जाते हैं, सब्जी लाते हैं, चावल दाल खरीद के लेके आते हैं, कोई गलत बात नहीं, आप जाइए लेकर आइए। लेकिन यदि वही प्लास्टिक का काम हो जाने के बाद हम लोग उसको कचरे में फेंक देते हैं, नाला में फेंक देते हैं, वो गलत चीज़ है। समझ में आ रही है बात? तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करना गलत बात नहीं है, प्लास्टिक का गलत तरीके से कहीं पे फेंक देना, ऐसे ही कहीं भी मन किया वहीं पे फेंक दिया कचरा, ये गलत चीज़ है। वही इस पॉइंट में लिखा हुआ था। ठीक है, आगे। We often use plastic bags to store cooked food items. Consuming food packed in such plastic bag could be harmful to our health. कई बार आप लोग देखते होंगे हमारे खाने पीने का चीज़ जो है ना वो प्लास्टिक में आता है, बिल्कुल वैसे खाने को नहीं खाना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात को। मतलब जो खाने पीने का चीज़ प्लास्टिक में आ रहा है उस खाने को बिल्कुल अवॉइड करिए, उसको नहीं खाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? क्योंकि उस खाने में प्लास्टिक का कुछ मात्रा ऐड हो जाता है, मतलब प्लास्टिक जिन चीज़ों से मिलके बना होता है उसका मात्रा किस में चला जाता है? खाना में चला जाता है, और वो हम लोग जब खाएंगे तो हमारे बॉडी पे उसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, तो जिस प्लास्टिक में खाना आए उसको नहीं खाइए, बिल्कुल उसको इग्नोर कर दीजिए। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक्स गिव आउट हार्मफुल गैसेस अपॉन हीटिंग ऑन बर्निंग। यहाँ तक कि हम लोग किसी भी प्लास्टिक को जब जलाते हैं तो उससे बहुत ही खतरनाक गैस निकलता है,
और वो गैस हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो क्या प्लास्टिक को जलाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, आगे। These gases may cause many health problems including cancer in human। मतलब कि प्लास्टिक को जलाने के वजह से जो धुआं उठता है वो धुआं इतना खतरनाक होता है कि हम लोगों को उससे कैंसर तक हो सकता है, और कैंसर का इलाज बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि ना प्लास्टिक को जलाना चाहिए, और जब जलाएंगे नहीं तो गैस ही नहीं निकलेगा, है ना। तो प्लास्टिक को बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, आगे। The government has also laid down guidelines for recycling of plastics। यहाँ तक कि सरकार भी कहती है कि भैया प्लास्टिक को जलाओ मत, प्लास्टिक को इधर उधर फेंको मत, बल्कि प्लास्टिक को कचरे वाले गाड़ी में दो, फिर उस प्लास्टिक को इकट्ठा करके रिसाइकल किया जाएगा, है ना। कहने का मतलब प्लास्टिक को सही तरीके से इस्तेमाल करिए, ये सरकार भी कहती है। जलाओ मत, इधर उधर फेंको मत। आगे। द प्लास्टिक बैग्स थ्रोन अवे केयरलेसली ऑन रोड्स एंड अदर प्लेसेस गेट्स इनटू ड्रेन्स। कई बार लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के बैग को रोड पे फेंक दिया, मार्केट प्लेस पे फेंक दिया, इधर उधर फेंक दिया, जिससे क्या होता है वो प्लास्टिक उड़ते उड़ते या फिर कोई भी किसी वजह से वो नाला में चला गया, इससे हमारा नाला जाम हो जाता है पूरा, है कि नहीं। और जब नाला जाम होता है तो बरसात के समय में हम लोगों को साफ इसका समस्या देखने को मिलता है, सड़कों पे पानी आ जाता है ना। और कई बार तो प्लास्टिक गाय खा लेती हैं, जो सड़कों पे घूमते रहती है ना गाय, वो खा लेती है, तो उनका भी अलग समस्या हो जाता है। सुन रही है बात। तो कहने का मतलब प्लास्टिक को इस्तेमाल करना है तो करिए, लेकिन उसको इधर उधर फेंकिए मत, क्योंकि उससे अलग अलग प्रकार का समस्या क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आगे। एज अ रिजल्ट ड्रेन्स गेट चॉक्ड एंड द वाटर स्पिल्स ऑन द रोड्स। तो कई बार क्या होता है, प्लास्टिक जब नाला में जाता है तो नाला जाम हो जाता है और नाले का पानी ऊपर होकर रोड पे आ जाता है, जिससे हम लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। रोडों पे गाड़ी चलाना मुश्किल होता है, साइकिल चलाना मुश्किल होता है, यहाँ तक के लोगों को चलना भी मुश्किल हो जाता है, बदबू भी आता है। ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट माइट इवन क्रिएट अ फ्लड लाइक सिचुएशन। कई बार तो बाढ़ के मतलब बरसात के समय में इतना भयंकर तरीके से नाला जाम हो जाता है कि पूरे के पूरे शहर में इतना पानी भर जाता है जैसे लगता है कि बाढ़ आ गया है। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए, नाले वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, सड़कों पे भी नहीं फेंकना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी कैन फॉलो सम मेजर्स टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक्स एंड डील विथ गार्बेज। तो कुछ तौर तरीके हैं जिसको यदि फॉलो किया जाए तो हम लोग कचरे को ज़्यादा बढ़ाने से हम लोग बच सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि कुछ तौर तरीके हैं जिसको यदि फॉलो किया जाए तो कचरे के साथ हम लोग अच्छे तरीके से उसका ट्रीट कर सकते हैं। समझ आ रही है बात। तो वो कौन से ऐसे तौर तरीके हैं जिसको हम लोगों को करना चाहिए अपने कचरे को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए उसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि कम से कम 5-6 तरीका बताओ जिससे आप कचरे का इस्तेमाल कम कर सकते हैं और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं और कम करके अपने वातावरण को बचा सकते हैं। तो 5-6 तरीका आपको कम से कम मालूम होना चाहिए। हम कम से कम इसमें 10-12 तरीका बता देते हैं आपको। ठीक है, देखो पहला है वी मेक अ मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, वी रीयूज द बैग्स व्हेन एवर इट इज पॉसिबल। सबसे पहली बात तो प्लास्टिक का बैग आपको कम से कम इस्तेमाल करना है, बहुत कम। कपड़े का बैग इस्तेमाल यदि हो सके तो वो ज़्यादा करिए, लेकिन प्लास्टिक का बैग यदि है तो उसको इस्तेमाल कम से कम करिए। और यदि प्लास्टिक का बैग आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो उस एक ही प्लास्टिक बैग को बार बार इस्तेमाल करिए, तब तक इस्तेमाल करिए जब तक वो इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ये पहला काम करना है। दूसरा, वी कैरी अ क्लॉथ और अ जूट बैग व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग। कई बार क्या होता है, हम लोग शॉपिंग जाते हैं बिना किसी थैले को या फिर बिना किसी प्रकार का बैग लिए चले जाते हैं बस मुंह उठा के। ऐसा नहीं करना है। घर से जब आप निकलिए तो पैसा जब आप लेकर निकल रहे हैं तो अपने साथ एक बैग भी लेकर निकलिए। आपके पास जो बैग है, जूट का बैग है तो जूट का बैग लेकर निकलिए, कपड़े का बैग है तो कपड़े का बैग लेकर निकलिए, लेकिन अपने घर से ही बैग लेके जाना चाहिए। ठीक है, आगे। थर्ड, आप क्या कर सकते हैं, वी डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स। मतलब ईटेबल्स का मतलब हो गया कि खाने पीने का सामान प्लास्टिक बैग में इकट्ठा नहीं करना है। मतलब खाने पीने का चीज़ प्लास्टिक बैग में स्टोर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो चौथा क्या कर सकते हैं, वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर आफ्टर यूज। इस्तेमाल हो जाने के बाद प्लास्टिक बैग को जहाँ मन तहाँ नहीं फेंकना है, उसको एक जगह पर रखना है। कचरा वाला गाड़ी आएगा, चुपचाप उसको उठा के उसमें दे देना है। ठीक है,
तो इस्तेमाल होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक जहाँ मन तहाँ फेंक देते हैं, वैसा नहीं करना है, वो गलत चीज़ है। आगे उसके बाद है वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स, कभी भी प्लास्टिक से बने हुए चीज़ों को जलाना नहीं चाहिए क्योंकि उससे खतरनाक गैस निकलता है। ये 5वां हो गया। 6वां आप क्या कर सकते हैं, वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे। कई बार क्या होता है, हम लोग अपने घर के कचरे को प्लास्टिक बैग में डालते हैं और उसको रोड पे जाके फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना है। प्लास्टिक बैग में कचरे को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कचरे वाले गाड़ी आए तो उसमें डाल दो, रोड पे क्यों फेंकना है भाई, है ना, इससे सड़क गंदा होता है। आगे आप क्या कर सकते हैं, आगे है वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विथ आवर किचन वेस्ट केयरफुल्ली। वर्मी कंपोस्टिंग आप कर सकते हैं, मतलब यदि आपके घर में ऐसा कचरा है जो कि सड़ सकता है, गल सकता है, एग्जाम्पल सब्जी का छिलका, फल का छिलका, पेड़ का टहनी, पेड़ का पत्ता, एनिमल का वेस्ट यानी कि गोबर वगैरह ये सब यदि है, तो उसको अपने घर के पीछे या फिर आगे वाले हिस्से में जमीन गाड़ के दफन कर दो ना, दफन कर दो, गाड़ दो उसको 3-4 महीने के बाद निकालो, फिर देखो वो खाद का रूप ले चुका होगा, फिर उसी को आप अपने गार्डन वगैरह में छींट दो। क्या ऐसे हम लोग अपने कचरे से का निपटारा नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करते क्या है, जहाँ मन तहाँ फेंक देते हैं, वो गलत चीज़ है, वैसा नहीं करना है। आप वर्मी कंपोस्टिंग बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो और सिंपल है। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने गार्डन में डालने के लिए खाद खरीदना भी नहीं पड़ेगा, आपका खाद अपने घर में बन जाएगा, है कि नहीं। आगे वी शुड रिसाइकल पेपर, हम लोगों को पेपर क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। मतलब एक पेपर जो हमारा भर गया लिखते लिखते, उसको कबाड़ी में बेचो और कबाड़ी वाला उसको जाके फैक्ट्री वाले को बेचेगा, फैक्ट्री वाला उसको रिसाइकल करके दोबारा पेपर बना के मार्केट में आएगा। ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। वी यूज बोथ साइड्स ऑफ द पेपर टू राइट, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर का मात्र एक साइड लिखते हैं, एक साइड में नहीं लिखते हैं। इससे क्या होता है, पेपर का बर्बादी होता है, और पेपर का बर्बादी होगा तो सिंपल सा मतलब है, पेड़ भारी मात्रा में क्या होंगे, कटेंगे। तो पेपर का दोनों साइड इस्तेमाल करना है, आगे वाला भी और पीछे वाला भी इस्तेमाल करना है, कुछ नहीं छोड़ना है पेपर का, ठीक है। आगे वी मेक आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर्स टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिसेस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट। लास्टली जो हम लोगों को काम करना है अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कचड़ों से, वो ये कि अपने दोस्त को, फैमिली को, रिश्तेदार को, जो भी है उनको बताना है, उनको समझाना है कि कचरे का इस्तेमाल गलत तरीके से मत करिए। कचरा वाला गाड़ी आए उसमें चुपचाप डाल दीजिए, बस, है ना। कोई डाउट इसमें? चले, इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म हुआ। चैप्टर के साथ ही साथ हमारा पूरा का पूरा साइंस का बुक भी खत्म हो गया। कोई डाउट इसमें? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को इस चैप्टर में या फिर इस चैप्टर में ही नहीं, यदि पूरे बुक में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट कर दिया कीजिए। कोई डाउट नहीं ना? चलिए, यहीं पे हमारा क्लास 6 का जो साइंस था वो पूरी तरीके से खत्म होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।